अच्छा, आज हमने जो फिजियोलॉजी का हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। कि कोई भी हमारे पास कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आते हैं तो बॉडी उससे कैसे डील करती है, आज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्रॉम द मंथ्स स्पेंड इन द वोम ऑफ द टू द एंड ऑफ हिज लाइफ एवरी इंडिविजुअल इज अंडर कॉन्स्टेंट अटैक फ्रॉम एन इनॉर्मस रेंज ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेडर्स। थ्रू आउट लाइफ आप जो है ना अंडर डेंजर होते हैं फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर्स, जो बाहर से बॉडी की तरफ बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं। दीज थ्रेट्स include such diverse entities as bacteria, viruses, cancer cells, parasites and foreign cells. For example, in tissue transplant तो क्या क्या थ्रेड्स हैं? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कैंसर सेल हैं, पैरासाइट्स हैं एंड फॉरेन सेल्स. द बॉडी हैज़ therefore developed a wide selection of protective measures which can be divided into two categories. एक हमारे पास आता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, दूसरा हमारे पास आएगा स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म। नॉन स्पेसिफिक ये होगा कि जो भी इंटर हो रहा है तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रही है, और स्पेसिफिक ये होगा कि किसी ख़ास जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स दे रही होगी। तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? दीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी ऑफ एन इनॉर्मस रेंज ऑफ पॉसिबल डेंजर्स। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में आया है तो बॉडी ने रिएक्शन दे दिया, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और जो बॉडी का रिस्पांस होता है वो इसी से स्टार्ट होता है। पहले नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अगर मसला इससे हल ना हो सके फिर किसकी तरफ जाता है? स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ। दीज आर ग्रुप टुगेदर अंडर द टर्म इम्यूनिटी, इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ओनली वन स्पेसिफिक इन्वेडर। स्पेसिफिक जो रिस्पांस होगा किसी खास इन्वेडर के खिलाफ होगा। जैसे आजकल हम कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें, तो जो कोरोना वायरस के खिलाफ बॉडी का स्पेसिफिक रिस्पांस होगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनिटी। In addition, immunological memory develops which confirms long-term immunity to specific infections. उसके बाद ये होता है कि जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाए किसी स्पेसिफिक इन्वेडर के ख़िलाफ़ तो बॉडी अपने अंदर एक सेल्स बना लेती है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स या मेमोरी डेवलप हो जाती है। उससे ये होता है कि अब जैसे ही वो सब्सटेंस या वो फॉरेन इन्वेडर दोबारा जब आएगा तो बॉडी ज़्यादा पावरफुली अब उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करेगी। उसने मेमोरी में अपने स्टोर किया हुआ है कि इसके ख़िलाफ़ मैंने ये वाली एंटीबॉडी डिस्चार्ज करनी है बॉडी में। एन एंटीजन इज़ एनीथिंग दैट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर दे। दीज आर द फर्स्ट लाइन्स ऑफ जनरल डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ जनरल डिफेंस से MCQs में आ सकती है बात। दे प्रिवेंट एंट्री एंड मिनिमाइज फर्दर पैसेज ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल इनटू द बॉडी। ये मिनिमाइज करते हैं कि कोई भी माइक्रोब वगैरह तो वो बॉडी में एंटर ना हो। देयर आर 5 मेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। डिफेंस एट बॉडी सर्फेसिस, फैगोसाइटोसिस, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये 5 कैसे एक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफेंस एट बॉडी सर्फेसिस। व्हेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर इंटैक्ट एंड हेल्दी दे प्रोवाइड एन एफिशिएंट फिजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग द बॉडीज एक्सपोज्ड सर्फेसिस। तो पहले तो हमारे पास जो बैरियर आ गया वो तो एक तो स्किन आ गई जो बॉडी के अंदर किसी चीज़ को जाने नहीं देती, दूसरा फिर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। अगर ये दोनों इंटैक्ट हों, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है स्किन, तो ये अंदर नहीं आने देते फॉरेन सब्सटेंसेस को। Mucus secreted by mucous membranes traps microbes and other foreign material on its sticky surface। इसकी डिटेल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि म्यूकस होती थी, वो कोई भी फॉरेन माइक्रोब वगैरह कुछ भी आए तो उसको फिर वापस निकाल देती थी। इसी तरह ये म्यूकस जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी थी, तो ये तो हम डिटेल पढ़ चुके हैं इसकी। Sebum and sweat secreted on the skin surface contains antibacterial and antifungal substances। जो हमें पसीना आता है या सीबम में एक सिक्रीशन ये भी होती है, ये दोनों सिक्रीशंस क्या इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल सब्सटेंसेस। अगर कोई सरफेस पे बैक्टीरिया या फंगस होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेयर्स इन द नोज act as a coarse filter and the sweeping action of cilia in the respiratory tract moves mucus and inhaled foreign materials towards the throat, then it is coughed up or swallowed। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। The one-way flow of urine from the bladder minimizes the risk of infection ascending through the urethra into the bladder। ये हमने पढ़ा था कि
ये जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें जब ब्लैडर में आ जाए तो सीधा फिर वन फ्लो सिस्टम है, किडनी से, बल्कि किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर। तो ये वन वे फ्लो होता है, ये वापस उसकी तरफ दूसरी तरफ ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो ये हमारे पास थे डिफेंस एट बॉडी सर्फेसिस। नंबर 2 हमारे पास क्या है, वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। फेगोसिटिक डिफेंस सेल्स सच एज कौन प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड करते हैं। माइग्रेट टू साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन because neutrophils themselves and invading microbes release chemicals that attract them। जब भी आपकी बॉडी में इन्वेडिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, तो खुद ब खुद एक केमिकल रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो केमिकल अट्रैक्ट कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स को उनकी तरफ। और इसी तरह जब न्यूट्रोफिल्स जब वहाँ पहुँचेंगे उस माइक्रोब के पास, तो वो भी केमिकल्स रिलीज़ करने लग जाएंगे जो और न्यूट्रोफिल्स को इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि यहाँ पे इस खास पॉइंट पे बॉडी के कोई एक माइक्रोब आया है, ताकि सारे यहाँ इकट्ठे होकर इसको डिस्ट्रॉय करें। Phagocytes trap particles either by engulfing them or by extending long pseudopodia towards them which grasp them and reel them in। या तो ये होता है कि phagocytes जो हमारे पास अब कौन से माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, या तो ये सीधा इनगल्फ कर लेते हैं उसको पार्टिकल को, या फिर वो अपना सूडोपोडिया एक लॉन्ग बनाते हैं जिससे वो उसको खींच के पास लेके आएंगे और फिर अपनी बॉडी के अंदर या अपने सेल के अंदर ला के डाइजेस्ट कर देंगे। These cells are non-selective in their targets, they bind, engulf and digest foreign cells और particles। ये नॉन सेलेक्टिव है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा तो ये उसको उसके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, ये नहीं कि किसी खास के साथ करें, जो भी आएगा उसको ये पकड़ के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट था, फेगोसाइटोसिस। कौन कौन कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। Macrophages have an important role as a link between the non-specific and specific डिफेंस मैकेनिज़म्स। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये दोनों डिफेंस मैकेनिज़म्स को लिंक कर रहे होते हैं। लिंक कैसे करते हैं, पहले तो हमने ये बात की कि जो भी कोई बाहर से आएगा तो मैक्रोफेज उसको खा जाएगा, फेगोसिटिक एक्टिविटी शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्रोफेज जो हैं ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पार्ट है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म के पार्ट हैं। बट जब ये इसको इनगल्फ कर लेते हैं फिर क्या होता है, after ingestion and digestion of the antigen they act as antigen presenting cells displaying their antigen on their own cell surface to stimulate T lymphocytes and activate the immune response। अब ये होता है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक फॉरेन माइक्रोब आया, ये आपके पास मैक्रोफेजेस थे, मैक्रोफेजेस ने इसको खा लिया, खा के ये जो एंटीजन जो था इसका उसने एक कॉपी बना ली जिसको अपनी सरफेस के ऊपर यूं रख दिया, ताकि बॉडी ये देखेगी कि अब इधर यहाँ कोई एक एंटीजन पड़ा हुआ है, किसकी सरफेस पे पड़ा, मैक्रोफेज की। तो बॉडी अपने ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगी, वो इस एंटीजन के ख़िलाफ़ एक रिस्पॉन्स बना लेंगे कि ऐसा अगर हमारे पास सब्सटेंस है तो उसको कैसे ख़त्म करना है। वो बना के टी लिम्फोसाइट्स अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब ये बॉडी में इंटर होगा तो टी लिम्फोसाइट्स पहले से तैयार होंगे, वो उससे फ़ौरन स्पेसिफिकली इसको मार देंगे ताकि ये अपना कोई इफेक्ट शो ना कर सके। इस तरह जो मैक्रोफेजेस हैं वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म को रिलेट करते हैं विद स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, क्योंकि जहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाएं ख़ास तो ये किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के ख़िलाफ़ आते हैं। में वो है नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर होता है, दिस इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन गैस्ट्रिक जूस एंड किल्स द मेजॉरिटी ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब्स। जो आपने खाने के थ्रू माइक्रोब्स इंजेस्ट किए उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइसोजाइम। दिस इज अ स्मॉल प्रोटीन विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द ग्रेनुलोसाइट्स, टीयर्स एंड अदर बॉडी सिक्रीशंस। कुछ बॉडी की सिक्रीशंस है उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसका भी क्या काम है, एंटीबैक्टीरियल है। कोई बैक्टीरिया इसको नजर आएगा तो उसको मार देगा। एंटीबॉडीज़ आ गई, दीज आर प्रेजेंट इन नेजल सिक्रीशंस एंड सलाइवा एंड इनएक्टिवेट बैक्टीरिया। हमारे सलाइवा में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ हमारी नेजल सिक्रीशंस जो होती हैं उसमें होती हैं, और इसका भी काम क्या होता है, कोई नाक के ज़रिए कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसको ही ख़त्म कर देंगे, कोई खाने में कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो सलाइवा ही उसको ख़त्म कर देगा। सलाइवा आ गया, दिस इज सिक्रेटेड इनटू द माउथ एंड वॉशेज अवे फूड डिब्रिस दैट में अदरवाइज इंकरेज बैक्टीरियल ग्रोथ। फूड डिब्रिस के साथ बैक्टीरियल ग्रोथ है तो उसको वॉश अवे करके ख़त्म कर देता है। इट्स स्लाइटली एसिड मीडियम इज एंटी बैक्टीरियल, इसके पास भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरफेरॉन्स। दिस केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स इसको बनाएंगे, एंड बाय सेल्स दैट हैव बीन इन्वेडेड बाय वायरसेस। ये एक हमारा बॉडी का सेल है, तो यहाँ से बाहर से एक वायरस आया है जो इसके अंदर आके घुस गया, तो इस सेल ने सिग्नल देने के लिए क्या बना दिया, इंटरफेरॉन्स बना दिया। दे प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, इस वायरस को रेप्लिकेट होने नहीं देगा कि ये ज़्यादा बढ़े ना विद इन इन्फेक्टेड सेल्स एंड द स्प्रेड ऑफ वायरसेस टू हेल्दी सेल्स। ना तो ये रेप्लिकेट करे, ना जो साथ वाला हेल्दी सेल है वहाँ तक ये जाए। वो किस केमिकल के थ्रू हो रहा है, इंटरफेरॉन के थ्रू। तो ये सारे हमारे पास थे नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है। कौन कौन से थे, HCl था, लाइसोजाइम था, एंटीबॉडीज थी, सलाइवा था और इंटरफेरॉन। फोर्थ जो हमारे पास कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का, वो है द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज एंड इज इंकम्पेयर्ड बाय ए करेक्टरिस्टिक सीरीज ऑफ लोकल चेंजेस। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे होता है, अभी हम इसको रीड करते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। It most commonly take place when the microbe have overcome other non-specific defense mechanisms। जो और पीछे हम पढ़ के हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स, जैसे हमारे पास ये नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल थे, फैगोसाइटोसिस थी, ये डिफेंस बॉडी सर्फेसिस थी। इन तीनों से अगर कोई निकल आया है हमारे पास माइक्रोब, अब वो आगे जाके किसको इनिशिएट करवाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। और इसमें क्या होगा, इट्स पर्पस इज प्रोटेक्टिव, टू आइसोलेट, inactivate and remove both the causative agent and the damaged tissue so the healing can take place। यूँ होता है कि ये मेरे पास एक सेल है, ये अंदर एक कोई बैक्टीरिया या कुछ भी आ गया माइक्रोब जिसने इसको डैमेज करना शुरू कर दिया। अब ये जो माइक्रोब आया है, ये पिछले जो हमने डिफेंस मैकेनिज्म के जो पढ़े हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, उन सबको क्रॉस करके आ चुका है, हर चीज़ फेल हो चुकी है इसको रोकने के लिए। तो फिर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसका मकसद क्या होगा कि जिस सेल के अंदर ये आया हुआ है माइक्रोब, उस सेल को भी इसने ख़त्म करना है और इस माइक्रोब को भी ख़त्म करना है, ताकि जो डैमेज सेल है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि और जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के वो ख़राब ना हो। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये एंड पे होता है। द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी होगी तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, रेडनेस नज़र आएगी। हीट से मुराद है कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उस पार्ट का, स्वेलिंग नज़र आएगी एंड पेन, आपको दर्द भी होगा। ये सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। लास्ट जो इसका पार्ट था नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का, वो है इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस। अ पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स। ये एक लिम्फोसाइट्स की ही एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। कॉन्स्टेंटली पेट्रोल द बॉडी सर्चिंग फॉर एबनॉर्मल सेल्स। ये कॉन्स्टेंटली बॉडी में मूव करी जा रहे हैं, हर पार्ट में बॉडी के जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पे कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। हैविंग डिटेक्टेड एन एबनॉर्मल सेल द NK सेल इमीडिएटली किल्स इट। ये जैसे ही देखते हैं कोई एबनॉर्मल सेल नज़र आया है फ़ौरन उसको मार देते हैं। ऑल्दो NK cells or lymphocytes, they are much less selective about their targets than the other two specific types। lymphocytes की और टाइप्स होती हैं, एक T lymphocyte है, एक B lymphocyte है। ये स्पेसिफिक जो डिफेंस रिस्पॉन्स है उसमें होते हैं, मतलब इम्यूनिटी में होते हैं। पर ये भी lymphocyte की ही टाइप है NK, पर ये सिलेक्टिव नहीं होता, ये जो भी आ रहा है उसको मार देगा। ये जो दो होते हैं T and B, आगे हम पढ़ेंगे, ये सिलेक्टिव होते हैं। पर नेचुरल किलर जो भी एबनॉर्मल सेल नज़र आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये 5 हमारे पास थे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में। इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस NK सेल से हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस थे कुछ, फैगोसाइटोसिस हुई और डिफेंस एट बॉडी सर्फेसिस। अब ये जो 5 हैं, ये 5 तरीक़ों से बॉडी कोशिश करती है कोई भी बाहर से चीज़ आई है तो उसको ख़त्म कर सके। अगर ये 5 के 5 फेल हो जाएं, उसको ख़त्म ना कर सकें, तो उसके बाद फिर कौन सा सिस्टम शुरू होता है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। The body's first line of defense is its non-specific defenses, including phagocytes such as macrophages. If these are overwhelmed, activation of the powerful immune system follows. Immunity possesses 2 key attributes not seen with non-specific defenses. Immunity में 2 काम की चीज़ें क्या हैं, एक specificity है और दूसरी memory है। अब ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। Specificity पहले हमारे पास आई है। Unlike mechanisms such as inflammatory response and the phagocytic action of macrophages, which are triggered by a wide range of threats। अब इन्फ्लेमेशन जो थी वो तो कोई भी आ जाए, वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, फंगस आ जाए तो स्टार्ट हो जाती है। फैगोसिटिक फंक्शन जो था कुछ भी हो स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स जो है इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट वन एंटीजन एंड नो अदर्स। किसी ख़ास किस्म के माइक्रोब के ख़िलाफ़ ये रिएक्शन जो है इनिशिएट होता है और किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी। इससे क्या मुराद है इसका, ये अब मिसाल ले लें कि ये कोरोना वायरस आ गया, ये कोरोना वायरस है हमारे पास सपोज़, तो ये हमारे पास बॉडी का सेल है, ये अंदर आ गया। अब ये होगा कि जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के 4-5 हरबे थे वो सारे हमने इस बॉडी ने इस्तेमाल कर लिए, इसको नहीं रोक सका, स्टिल ये प्रेजेंट है। तो फिर ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, इम्यूनिटी जिसे आप कह रहे हैं या स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये ख़ास इसको अपने माइंड में रखेगा कि मैंने इसके ख़िलाफ़, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कुछ रिएक्शन में बनाना है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये सिर्फ एक एंटीजन के ख़िलाफ़ बनाएगा। अब जो रिस्पॉन्स इसने बनाया होगा वो अगर यहाँ पे फ्लू का वायरस आ जाए तो ये उसको कुछ भी नहीं कहेगा, ये सिर्फ को डिस्ट्रॉय करेगा, कोरोना वायरस को। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी। दूसरी हम देखते हैं, दूसरी है मेमोरी। Again, unlike general defense mechanisms, an immune response against a particular antigen will usually generate immunological memory to that antigen. अब जब बॉडी ने एक दफ़ा कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ वगैरह बना ली है ना, तो वो अपने पास फिर इसको स्टोर कर लेता है एज अपनी मेमोरी कि आइंदा से अगर कभी कोरोना वायरस आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स और फास्टली रिएक्ट करेगा और उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने पास मेमोरी रखते हैं ताकि सारा प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े। This means that the immune response on subsequent exposures to the same antigen is generally faster and more powerful. Faster भी होगा और powerful भी होगा। The cell type involved in immunity. Immunity में कौन से cells हमारे पास होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, lymphocyte. Lymphocyte में कौन से होंगे, B and T lymphocyte. This long-lived white blood cell is manufactured in the bone marrow. Bone marrow में बनते हैं, हम ये भी बात पर डिस्कस कर चुके हैं। And has a characteristically large single nucleus. Once released into the bloodstream from the bone marrow, lymphocytes are further processed to make two functionally distinct types, T lymphocyte and B lymphocytes. जो bone marrow से बन रहे होते हैं वो एक lymphocyte बनेगा, फिर आगे डिवाइड किस में होते हैं, अलग अलग T lymphocyte में और B lymphocyte में। T lymphocyte जो होते हैं ये हमने पढ़ा था थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर, और B lymphocyte bone marrow में मैच्योर होते हैं। For each of the millions of possible antigens that might be encountered in life, there is a corresponding T and B lymphocyte programmed to respond to it. कोई भी एंटीजन बॉडी में आता है, चाहे वो मिलियंस की तादाद में आए, उसी तरह फिर मिलियंस की तादाद में हमारे पास T and B lymphocytes भी तैयार होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। There are therefore vast numbers of different T and B cells in the body, each capable of responding to only one antigen. हर जो T और B सेल होगा वो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन को मारेगा, हर एंटीजन को नहीं मारेगा। तो T lymphocytes में हम कहाँ से बनते हैं, प्रोसेस कहाँ होते हैं, थाइमस ग्लैंड में होते हैं। ये हमने पढ़ा था, एक हार्मोन थाइमोसिन था, वो रिलीज़ होता है और वो इनको मैच्योर करके फंक्शनल फॉर्म में T lymphocytes को ले आता है। It is important to recognize that a mature T lymphocyte has been programmed to recognize one type of antigen. जो मैच्योर हो चुका होगा वो किसी वन एंटीजन को करेगा। जैसे जो कोरोना वायरस के खिलाफ है वो सिर्फ कोरोना को ही डिस्ट्रॉय करेगा, किसी और वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एंड ड्यूरिंग इट्स सब्सिक्वेंट ट्रेवल थ्रू द बॉडी विल रिएक्ट टू नो अदर एंटीजन हाउ डेंजरस इट माइट बी। जितना मर्जी डेंजरस एंटीजन हो जाए ये उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं देते, ये जिसके लिए तैयार हुए होते हैं ये सिर्फ उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। Thus, a T lymphocyte manufactured to recognize the chickenpox virus will not react to a measles virus, a cancer cell or a tuberculosis bacterium. अब ये का आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि T lymphocyte जो चिकन पॉक्स वायरस के लिए अगर तैयार हुए हैं तो वो फिर चिकन पॉक्स वायरस को ही मारेंगे। अब बॉडी में बेशक उसको नज़र आ जाए मीजल वायरस, टी लिम्फोसाइट उसको कुछ नहीं कहेगा। बेशक इसको कैंसर सेल नज़र आ जाए, टी लिम्फोसाइट उसको कुछ नहीं कहेगा। बेशक इसे टीबी का बैक्टीरिया जो होता है जो ट्यूबरक्लोसिस करता है वो नज़र आ जाए, ये उसको कुछ नहीं कहेगा। ये सिर्फ किसको डिस्ट्रॉय करेगा? चिकन पॉक्स को। इसी को हम क्या, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिसिटी। टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स हमें कैसी इम्यूनिटी देते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। ये एमसीक्यूज़ में यूँ आ सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट हमारे पास बी लिम्फोसाइट है। दीज आर प्रोड्यूस एंड प्रोसेस इन द बोन मैरो। वो थाइमस ग्लैंड में प्रोसेस हुए थे, ये बोन मैरो में ही प्रोसेस हो गए। और बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एंटीबॉडीज़ किससे बनती हैं? वो बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स
विच आर प्रोटीन्स डिज़ाइन टू बाइंड टू एंड डिस्ट्रॉय एन एंटीजन। इनका काम क्या है, एक खास एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। एज विद टी लिम्फोसाइट ईच बी लिम्फोसाइट टारगेट्स वन स्पेसिफिक एंटीजन, ये भी एक स्पेसिफिक एंटीजन को मारेगा। दैन एंटीबॉडी रिलीज रिएक्ट्स विद वन टाइप ऑफ एंटीजन एंड नो अदर। बी लिम्फोसाइट्स हमें कैसी इम्यूनिटी देते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। पीछे हमने क्या पढ़ा है, टी लिम्फोसाइट हमें कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी कौन सी दे रहे हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये आगे ये इम्यूनिटी क्या होती है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स ये प्रोवाइड करते हैं दैट हैव बीन एक्टिवेटेड इन द थाइमस ग्लैंड आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। थाइमस ग्लैंड में एक्टिवेट होते हैं, फिर ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में आएंगे तो ये क्या करेंगे, व्हेन दे इनकाउंटर द एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम दे बिकम सेंसिटाइज्ड टू इट। पहली बार ये अपने एंटीजन को देखेंगे तो ये उससे सेंसिटाइज्ड हो जाएंगे। इफ द एंटीजन हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड टू द टी लिम्फोसाइट ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब जो टी सेल है इसका काम करने का ये तरीका है कि इसको, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, मैक्रोफेज के ऊपर इस तरह एंटीजन प्रेजेंट करके देना पड़ता है। सिंपल इस तरह एंटीजन पड़ा होगा तो टी लिम्फोसाइट उसको कुछ भी नहीं कहेगा। तो मैक्रोफेजेस पहले इसको इनगल्फ करते हैं, बाद में अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, फिर टी लिम्फोसाइट इनके खिलाफ रिएक्शन देता है। मैक्रोफेजेस आर पार्ट ऑफ द नो, ये वही बात है कि ये लिंक करते हैं नॉन स्पेसिफिक को स्पेसिफिक से। कौन लिंक करते हैं, मैक्रोफेजेस। After digesting the antigen, they transport the most antigenic fragment to their own cell membrane and display it on their surface। ये वही बात बता रहा है कि जब वो डाइजेस्ट कर लेंगे मैक्रोफेजेस तो अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करेंगे। They display this antigen to the T lymphocyte that has been processed to target that particular antigen which result in activation of the T cell। जैसे ये प्रेजेंट करेंगे एंटीजन में, टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, थाइमस से रिलीज होकर ब्लड में आएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। If the antigen is an abnormal body cell such as a cancer cell, it too will be displaying foreign material on its cell membrane that will stimulate T lymphocyte। अगर हमारे पास कैंसर सेल आ जाए, ये तो हमने मैक्रोफेजेस की बात की थी, कैंसर सेल आ जाए तो वो भी अपने ऊपर एंटीजन सामने दिखा रहा होता है कि भाई मेरे पास ये एंटीजन है, तो उस एंटीजन को देकर टी लिम्फोसाइट तब भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे भी एक्टिवेट हों इनकी डिवीजन होती है और प्रोलिफरेशन होती है, ज़्यादा आर्मी जिस तरह बनती है उस तरह टी लिम्फोसाइट्स की भी एक आर्मी बनती है और वो जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोनल एक्सपेंशन। ये जो लिम्फोसाइट्स के नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी टी सेल्स। दीज लॉन्ग लिव्ड सेल्स सर्वाइव आफ्टर द थ्रेड हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड एंड प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय रिस्पॉन्डिंग रैपिडली टू अनदर इनकाउंटर्ड विद द सेम एंटीजन। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि वो डिस्ट्रॉय कैसे हुए। जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक मेमोरी टी सेल बन जाएगा, एज ए मेमोरी अपनी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही वो दोबारा एंटीजन दोबारा बॉडी में आएगा तो फ़ौरन रिएक्ट करके उसको मार देंगे, और इस रिस्पॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये आपको एक सेल जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फिर आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अभी बेसिकली टी सेल्स के मैं टाइप्स यहाँ बता रहा है। पहले हमारे पास मेमोरी टी सेल्स थे जिन्होंने एक मेमोरी में रख लिया कि भाई इसके खिलाफ हमने एंटीजन रिस्पॉन्स ये बना के रख लिया, आइंदा कभी सामने आएगा तो उसको मार देगा। दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये टी सेल्स क्या कर, ये लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं। ये क्या करते हैं, दिस डायरेक्टली इनएक्टिवेट एनी सेल्स कैरिंग एंटीजन। किसी भी सेल के पास वो एंटीजन होगी उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। कैसे करेंगे, दे अटैच देमसेल्व्स टू द टारगेट सेल एंड रिलीज पावरफुल टॉक्सिन्स। नाम से जाहिर है ये क्या रिलीज़ करेंगे, जहर को रिलीज़ करेंगे या टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगे, विच आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज द टू सेल्स आर सो क्लोज टुगेदर। ये क्योंकि ये हमारे पास एक एंटीजन है, ये पहले उसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरह के ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और फिर जो है वो टॉक्सिन जहर रिलीज़ कर देंगे। उसके साथ जुड़े हुए तो सारा जहर उसी के ऊपर लगेगा और असर ज़्यादा करेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द मेन रोल ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स इज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल बॉडी सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है, कैंसर सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करना। कैसे ख़त्म करेंगे, टॉक्सिन रिलीज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पर टी सेल्स। These are essential not only for cell mediated immunity but also antibody mediated immunity। अब ये इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी मेडिएटेड ये तो हमें बी लिम्फोसाइट देते हैं, और ये जो सेल मेडिएटेड है टी लिम्फोसाइट देते हैं। तो ये पार्ट किसका है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, पर ये इसकी भी मदद करता है। कैसे मदद करते हैं हम आगे देखेंगे। हेल्पर टी लिम्फोसाइट के 2-3 काम होते हैं। पहले फंक्शंस देखते हैं, फिर इन 2 पॉइंट्स को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड साइटोकाइंस।
हेल्पर टी सेल्स क्या हमें बना के दे रहे हैं, साइटोकाइंस बना के दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरल्यूकिन्स एंड इंटरफेरॉन्स विच सपोर्ट एंड प्रमोट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। अब ये इस केमिकल के थ्रू किसको सपोर्ट कर रहे हैं, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स के, जो हम पीछे सेल्स पढ़ के हैं, मतलब इनको ये वो सपोर्ट देते हैं कि आप अपना फंक्शन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। कोऑपरेटिंग विद बी लिम्फोसाइट्स, अब बी लिम्फोसाइट्स किधर होंगे, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा बी लिम्फोसाइट्स में, उसके साथ भी कोऑपरेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना सकें। और वरना हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, उनको पहले स्टिमुलेट जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट करते हैं, मतलब कि ये मेरे पास बी लिम्फोसाइट है तो एंटीबॉडी तो इसी ने बनानी है, पर इसको स्टिमुलेट कौन करता है, ये हेल्पर टी सेल्स, ये इसको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई आप एंटीबॉडी बनाओ, फिर ये एंटीबॉडी बनाएगा। तो टी सेल के दो काम है, एक तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को भी ये प्रमोट कर रहा है, दूसरा ये बी लिम्फोसाइट को भी प्रमोट कर रहा है। When helper T lymphocyte numbers fall significantly, the whole immune system is compromised. इसलिए जब आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट का लेवल कम हो तो पूरा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता है। क्यों कंप्रोमाइज़ होता है, क्योंकि ये बी सेल्स को भी कंट्रोल कर रहा है और ये यहाँ से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। अब इनका नंबर कम होगा तो आपके बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट ही नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे तो एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेंगी। लास्ट जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट की टाइप है उससे हम क्या कहते हैं, सप्रेसर टी सेल्स। दीज सेल्स एक्ट एज ब्रेक्स टर्निंग ऑफ एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। जब टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने जो एंटीजन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये उनको टर्न ऑफ कर देते हैं कि बस आपका काम खत्म हो गया, वापस जिधर से आप लोग आए थे वहाँ चले जाएं। दिस लिमिट्स द पावरफुल एंड पोटेंशियली डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स को ये सप्रेस कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, सप्रेसर टी सेल्स। तो हमारे पास कितने टी सेल्स थे, एक सप्रेसर थे जिनका काम था कि जब काम हो जाए तो इन दोनों को हटा लेना ब्लड से। एक हमारे पास हेल्पर टी सेल्स हैं जिनका काम क्या है कि इस प्रोसेस को हेल्प करवाना, बी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स लिम्फोसाइट्स को। उसके बाद साइटोटॉक्सिक है जिनका काम था डिस्ट्रॉय करना, और एक मेमोरी है जो एज ए मेमोरी रखना था कि आइंदा अगर कभी आएंगे तो फ़ौरन उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये सारी हमारे पास थी सेल मेडिएटेड। अब नेक्स्ट हमने देखनी है एंटीबॉडी मेडिएटेड क्या होती है, इसको ह्यूमोरल भी कहते हैं इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स आर मच लेस मोबाइल दैन टी लिम्फोसाइट। अब इसमें एंटीबॉडी का जहाँ पे भी नाम आएगा बी लिम्फोसाइट, या बी से याद रख लें कि एंटीबॉडी जहाँ आएगा वहाँ बी लिम्फोसाइट होंगे। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एंटीबॉडीज़ कौन बनाते हैं, तो बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। आर मच लेस मोबाइल दैन टी सेल्स एंड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन लिम्फॉइड टिश्यू, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। ये जो हमने लिम्फॉइड टिश्यू पढ़े थे उसके अंदर ही पड़े हुए होते हैं बी लिम्फोसाइट, से ज़्यादा ब्लड में घूमते फिरते नहीं हैं। बी लिम्फोसाइट्स अनलाइक टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड एंटीजन particles without having to be presented with them by an antigen presenting cell। टी लिम्फोसाइट के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि उसको पहले माइक्रोफेज इस तरह उस सेल को प्रेजेंट करे। बी लिम्फोसाइट का ऐसा नहीं है, जैसे एंटीजन देखेंगे ये उसके खिलाफ रिएक्शन दे देंगे। Once its antigen has been detected and bound, and with the help of an activated helper T lymphocyte, the B lymphocyte enlarges and begins to divide। जब वो डिटेक्ट कर लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा बी लिम्फोसाइट, वो इनलार्ज होगा और फिर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो वो दो चीज़ें बना रहा है, एक बनाएगा प्लाज्मा सेल्स, दूसरा बनाएगा मेमोरी बी सेल्स। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये हमारे पास एक एंटीजन है, फॉरेन सब्सटेंस आया हुआ है, ये मेरे पास बी लिम्फोसाइट है। वो जैसे इसके साथ बी लिम्फोसाइट आके अटैच हुआ है तो ये अपने साइज़ में बी लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा, बढ़ के दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल्स में। एक मेरे पास बन जाएंगे ये प्लाज्मा सेल्स और दूसरे हमारे पास बन जाएंगे मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और मेमोरी बी सेल में जैसे मेमोरी टी सेल थे ये एक मेमोरी अपने पास रखेंगे कि ये इस एंटीजन को हम मार चुके हैं, आइंदा जब भी एंटीजन आएगा फ़ौरन ये एक्टिवेट करेंगे बी लिम्फोसाइट को और एंटीबॉडीज़ जाके उन्हें मार देंगी। अब प्लाज्मा सेल को देख लेते हैं। दिस सिक्रेट मैसिव क्वान्टिटीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ इनटू द ब्लड। एंटीबॉडीज़ सिक्रेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ आर कैरिड थ्रू आउट द टिश्यूज़। Plasma cells live no longer than a day and produce millions of molecules of only one type of antibody which targets the specific antigen that originally bound to B lymphocyte। Plasma cells एक दिन से ज़्यादा नहीं जिंदा रहते, इनका काम क्या है, मिलियंस लाखों करोड़ों में ये आपको वो बना देते हैं, एंटीबॉडीज़ बना के खुद ख़त्म हो जाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। Antibodies bind to antigens, labeling them as targets for other
defense cells such as cytotoxic T lymphocytes and macrophages bind to bacterial toxins neutralizing them एक्टिवेट करते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम का। वो कह रहा है कि एंटीबॉडी क्या करेगा, ये एंटीजन के साथ जुड़ जाएगी, जो किससे बनी, प्लाज्मा सेल से बनी, बेसिकली जुड़ जाएगी, उसको लेबल कर देगी कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो उधर फिर टी लिम्फोसाइट्स वगैरह भी आ जाएंगे, वो भी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर एक ये होता है कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट करती हैं, ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन करवाता है, जो हमने पीछे पढ़ी है। फिर मेमोरी बी सेल्स हमने कहा दो में टूटता है, एक हमारे पास प्लाज्मा सेल है, दूसरा क्या है मेमोरी बी सेल्स। लाइक मेमोरी टी सेल्स, दी सेल्स रिमेन इन द बॉडी लॉन्ग आफ्टर द इनिशियल एपिसोड हैज़ बीन डेल्ट विद and rapidly respond to another encounter with the same antigen by stimulating the production of antibody secreting plasma cells। ये वही बात बता रहे कि ऐसे मेमोरी स्टोर रहेगी, आइंदा कभी वो एंटीजन आएगा तो फ़ौरन ये एक्टिवेट करेंगे बी लिम्फोसाइट को, वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगी और वो फ़ौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो हमारे हो गए कि बी एंड टी लिम्फोसाइट ने इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड की। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे बॉडी में आती है। The immune response to an antigen following the first exposure, primary immunization, is called the primary response। कोई एक एंटीजन है, जैसे आजकल कोरोना वायरस आया है, तो जैसे ही वो बॉडी में आया, फर्स्ट टाइम किसी की बॉडी में आया, तो ये उसका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ इस एंटीजन के खिलाफ, तो इसके खिलाफ जो बॉडी रिस्पॉन्स देगी उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स गिव राइज टू ए सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दिया, उसके बाद दोबारा कभी इस वायरस से वास्ता पड़ा, तो फिर उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम लेड्स टू ए स्लो एंड डिलेड राइज इन एंटीबॉडी लेवल्स। ग्रेजुअली एंटीबॉडी के लेवल्स बढ़ेंगे, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में अपने मैक्सिमम अमाउंट पे होंगे एंटीबॉडी का लेवल। दिस डिले रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द टी लिम्फोसाइट सिस्टम विच देन स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट डिवीजन। अब एकदम एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, पहले टी सिस्टम ने एक्टिवेट होना है, फिर बी ने होना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो 1 से 2 हफ्ते में आफ्टर प्राइमरी एक्सपोजर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडी लेवल्स स्टार्ट टू फॉल वंस द इन्फेक्शन इज क्लियर्ड। इन्फेक्शन जैसे क्लियर होगी तो वो एंटीबॉडीज़ कम होने लग जाएंगी। बट इफ़ द इम्यून सिस्टम हैज़ रिस्पॉन्डेड वेल, it may have generated a population of long-lived memory B cells, making the individual immune to future infection। जैसे ही आपकी इन्फेक्शन ख़त्म हुई, एंटीबॉडीज़ के लेवल ख़त्म हो गए, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो उसने साथ ही मेमोरी बी सेल भी बना लिया, जिसने आपको फ्यूचर में उस इन्फेक्शन से इम्यून कर दिया। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स ऑफ द सेम एंटीजन द इम्यून रिस्पॉन्स इज मच फास्टर एंड सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल। अब जो दोबारा वही एंटीजन बॉडी में आया तो अब सिस्टम आपको ज़्यादा फास्टर होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज द मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स जनरेटेड आफ्टर द फर्स्ट इंजेक्शन रैपिडली डिवाइड एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन बिगिंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली। प्राइमरी रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आ रही है तो बॉडी को नहीं पता उसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करना है, तो वो स्लो रिएक्ट करेगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में वही चीज़ दोबारा आएगी तो अब बॉडी पहले से तैयार होगी, क्योंकि उसके साथ एक्सपोजर हो चुका है, तो जल्दी उसके खिलाफ रिएक्शन होगा और पावरफुल होगा। तो ये हमारे पास होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। उसके बाद अब इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन है। इम्यूनिटी में भी एक्वायर्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली, एंड बोथ फॉर्म्स में भी एक्टिव और पैसिव। और अगेन नेचुरल जो है वो एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स दैट द इंडिविजुअल हैज़ रिस्पॉन्डेड टू एन एंटीजन एंड प्रोड्यूस्ड हिज ओन एंटीबॉडीज, lymphocytes are activated and the memory cells formed provide long lasting resistance। सबसे अच्छी इम्यूनिटी हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्स किया और एंटीबॉडीज़ बना ली और ख़ुद उसको डील कर लिया। इन पैसिव इम्यूनिटी द इंडिविजुअल इज़ गिवन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय समवन एल्स, किसी और की एंटीबॉडीज़ लेके इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं इम्यूनिटी के तौर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। द एंटीबॉडीज़ एवेंचुअली ब्रेक डाउन, सो पैसिव इम्यूनिटी इज़ रिलेटिवली ब्रीफ, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं, बॉडी खुद से तो कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रही, तो वो एंटीबॉडीज़ अपना काम करेंगी और साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये ब्रीफ होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। एक्टिव इम्यूनिटी कब हमें होती है, बॉडी कब एंटीबॉडीज़ खुद बनाती है, या आपको कोई डिजीज़ हुआ तो बॉडी ने खुद उसके खिलाफ रिएक्शन करके इम्यूनिटी बना ली, या आपको कोई एक सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, आपको इन्फेक्शन तो होगी पर कोई क्लिनिकल साइंस नहीं आए, पर स्टिल इम्यून सिस्टम आपको एक्टिवेट हुआ और उसने उसको डिस्ट्रॉय कर लिया जो डायग्नोज ना हो। तो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कब बनेगी, जब आपको डिजीज़ हुआ, आपको पता है आपको डिजीज़ है,
आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली, या आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुई और उसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली। तो ये क्या है, एक्टिव नेचुरली, इसमें कोई आप आर्टिफिशियल नहीं है, बाहर से दवाई वगैरह नहीं है, ये खुद बॉडी बना रही है। तो ये एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब एक्टिव आर्टिफिशियल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेड और लाइव आर्टिफिशियली वीकेंड पैथोजेंस और डीएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। आपने खुद ही पैथोजेंस वगैरह डाल दिए वीक, जैसे कोरोना वायरस है ना, तो ये अगर अपनी एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो अंदर इन्फेक्शन करता है, तो वीक फॉर्म में आपने वायरस बनाया जिसमें ये डिजीज़ नहीं कर सकता और इसको इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर। जब ये इंजेक्ट हुआ, अब ये डिजीज़ तो नहीं कर सकता पर बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगी। इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव ही है, बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडीज़ बनाई है पर आर्टिफिशियली आपने बाहर से कुछ इंजेक्ट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द वैक्सीन्स जो हम कॉमनली सुनते हैं वो बेसिकली यही होती हैं। एंड टॉक्साइड्स रिटेन द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज दैट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बट दे कैन नॉट कॉज द डिजीज। एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट सम इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और मम्स। जैसे आजकल पोलियो का वो चल रहे हैं, कतरे शतरे पिला रहे होते हैं, तो वो भी यही चीज़ हो रही होती है बेसिकली, एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन अदर इन्फेक्शंस द इम्यूनिटी में लास्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स और फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स बिफोर रीवैक्सीनेशन इज़ नेसेसरी। कुछ में कई साल तक चलती है इम्यूनिटी, कुछ में आपको कुछ हफ्ते बाद दोबारा रिवैक्सीनेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन जो ऑर्गेनिज्म है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। Apparent loss of immunity may be due to infection with a different strain of the same pathogen which has different antigenic properties that causes the same clinical illness. For example, viruses that cause the common cold and influenza. अब ये होता है कि जब सर्दियाँ वगैरह आती हैं, मौसम तब्दील होता है, हर बंदे को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसकी वजह ये है कि अब ये जो वायरस है जो नज़ला ज़ुकाम करता है, ये बार बार अपनी शक्ल बदल लेता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम जब बॉडी में आएगा तो बॉडी उसे एज अ न्यू वायरस ही कंसिडर करती है। तो इस वजह से फिर हमें इस चीज़ की इम्यूनिटी जो होती है नज़ले ज़ुकाम की इतनी आसानी से नहीं बनती। इन ओल्डर और पुअरली नरिश्ड इंडिविजुअल्स lymphocyte production especially B lymphocytes is reduced and the primary and secondary response may be inadequate। ये हमने ऊपर इसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि B lymphocytes बेसिकली एंटीबॉडीज़ बना रहे होते हैं। तो जब ओल्ड एज में हम जाते हैं या वो लोग जिनका खाना खुराक अच्छी नहीं है उसमें लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन कम हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स की। अब बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज़ बनानी है, जब इन्हीं की प्रोडक्शन कम हो जाएंगी तो वो ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे, इसलिए उनकी इम्यूनिटी विद एज डिक्रीज़ होती जाती है और विद एज इसीलिए बीमारियाँ भी उन पर ज़्यादा आने लग जाती हैं। और अगर आ जाएंगी तो वो ठीक भी देर से होंगी। रीज़न क्या होगी कि उनके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उसकी प्रोडक्शन नेचुरली बॉडी में कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब वो तो एक्टिव थी जिसमें बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती थी, अब पैसिव देखते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बिफोर बर्थ बाय द पैसेज ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा टू द फीटस एंड टू द बेबी इन ब्रेस्ट मिल्क। अब ये होता है कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, जिससे उससे नरिशमेंट मिल रही होती है, तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ भी मदर से जा रही होती हैं फीटस में, जो उसको किसी भी कोई पैथोजन वगैरह से अगर उसका मतलब इंटरेक्ट करता है तो वो उससे बचाती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पैसिव। जब भी हम एंटीबॉडीज़ खुद डाल रहे होंगे, चाहे वो नेचुरली हैं चाहे आर्टिफिशियली हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करना है पैसिव। और जब एंटीबॉडीज़ खुद बॉडी बना रही है वो एक्टिव होता है, तो ये पैसिव होगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर के थ्रू आ रही हैं, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ आ रही है। नेचुरली क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई इंसान इंटरफेयर नहीं कर रहा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी की बॉडी में जाती हैं और उसको बचाती हैं इन्फेक्शन से। The variety of different antibodies provided depends on the mother's active immunity। अब वो मदर की इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि मदर में जिस चीज़ की इम्यूनिटी प्रोवाइड हो कि वही एंटीबॉडीज़ आएंगी। अगर मदर खुद ही वीक है तो ऑब्वियसली उसके मिल्क के थ्रू भी एंटीबॉडीज़ कम ही बच्चे की तरफ जाएंगी। The baby's lymphocytes are not stimulated and the immunity is short-lived। बॉडी बेबीज़ के लिम्फोसाइट इसलिए स्टिमुलेट नहीं हो रहे क्योंकि हम डायरेक्टली क्या जा रही हैं, एंटीबॉडीज़ जा रही हैं। ये तो तब स्टिमुलेट होते हैं जब कोई एंटीजन आए, इसलिए ये इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है। जैसे ही वो मिल्क बंद होगा उसकी बाद से इम्यूनिटी ख़त्म। तो ये हमारे पास था पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। पैसिव ही होगा, एंटीबॉडीज़ ही देंगे, आर्टिफिशियली होगा कि हम इंसान खुद उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। In this type, ready-made antibodies in human or animal serum are injected into the recipient। आप खुद एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं इंसानों में।
The source of the antibodies may be an individual who has recovered from the infection or animals, commonly horses, that have been artificially actively इम्यूनाइज्ड। इसमें ये होता है कि जिस इंसान ने, किसी ने रिकवर कर लिया हो, उससे एंटीबॉडीज़ निकाल के वो लगा देते हैं। जैसे अब हमने एक कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें, इसमें जब लास्ट ईयर जब ये शुरू हुआ था तो कह रहे थे हमें प्लाज्मा चाहिए रिकवर्ड पेशेंट्स का, तो उसमें बेसिकली हम ये इम्यूनिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Specific immunoglobulins anti-serum may be administered prophylactically to prevent the development of disease in people who have been exposed to the infection or therapeutically after the disease has been developed। दो तरीके होते हैं, या तो अभी कोरोना वायरस के एग्जांपल में भी वो हुआ ही नहीं है, पहले ही आप एंटीबॉडीज़ डाल दें तो वो उससे बचा सकते हैं, उसे वायरस से, या फिर उसको अब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हो चुकी हुई है, फिर एज अ ट्रीटमेंट उस वायरस को आप डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज़ दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी।